नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए आपको धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए और विशेष अनुरोध है, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए ताकि यूट्यूब आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचाए, किसी भी अपलोड की सूचना आप तक मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए आज स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार, 3 दशकों से भी ज्यादा का पत्रकारिता का और खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक और उसी के साथ और जितने भी आयाम हो सकते हैं उसकी महीन से महीन जानकारियां ही नहीं बल्कि उसको गुनने और बुनने के धनी आदरणीय वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। भट्ट साहब, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर, एसआईआर एसआईआर और बंगाल के साथ ही जो 12 स्टेट्स के दूसरे दौर का एसआईआर था, जो कि तीसरे दौर में और भी होना है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत का एसआईआर होना है, जिसकी शुरुआत बिहार ने की। बंगाल में एक जो शुरुआती आकलन था वो आ गया है, आप उसे ड्राफ्ट कह सकते हैं। उसमें 58 लाख नाम कट गए हैं। 1 करोड़ 95 लाख ऐसे हैं जो सस्पिशियस हैं और जिन पर आपत्तियां आई हैं। तरह तरह की आपत्तियां हैं, दर्शकों आप जानते हैं, मैंने इस पर डिटेल वीडियो किया है। उसी के साथ राजस्थान का भी आया और उसी के साथ पुडुचेरी का, ये एक ड्राफ्ट आया। लेकिन उत्तर प्रदेश में एसआईआर की डेट ही बढ़ा दी गई, इसलिए अभी यहाँ का ड्राफ्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ का एक ड्राफ्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेके आते हैं और मौका भी कौन सा चुनते हैं, जिस दिन उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पंकज चौधरी जी की ताजपोशी या कहिए उनका लखनऊ में स्वागत, और उसके बाद जो भाषण देते हैं योगी आदित्यनाथ, उसमें वो कहते हैं कि साहब 4 करोड़ नाम यहाँ कटने वाले हैं। आकलन 3 करोड़ तक का आ रहा है, लेकिन ये सब रफ फिगर हैं जब तक कि कोई ड्राफ्ट ना आ जाए। लेकिन योगी जी का ये कहना सिर्फ यहीं तक नहीं था। उन्होंने कहा कि भैया होश ठिकाने लेके आओ, क्योंकि वहां तो भाजपा कार्यकर्ता ही थे और तो कोई था नहीं। उन्होंने कहा कि होश ठिकाने लाओ, इसमें से 85 से 90% तुम्हारे यानी भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। और ये बहुत हलकों में चौंका गया लोगों को कि अभी फिगर आई नहीं। उन्होंने कई ऐसी जानकारियां भी दी कि इससे पहले अगर देखें तो एक मीटिंग उन्होंने भाजपा के विधायकों की बुलाई थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि अफसर आपको चुनाव नहीं जिताएंगे, कर्मचारियों के बल पर मत बैठिए, फील्ड में जाइए, एसआईआर पर ध्यान दीजिए। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इतना साफ साफ आकलन, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, या इस तरीके से तो एक तरह से देखा जाए उन्होंने विरोधियों को बहुत सारे ऐसे दांव दे दिए हैं। और एक जानकारी और, जहां तक बीएलओ के साथ काम करने के लिए बूथ लेवल कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इनके पास तमाम बूथ लेवल मैनेजमेंट होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत थोड़े से अंतर से इनसे पीछे है और उसने भी बूथ बूथ पे लगा दिया है। एसआईआर यानी मतदाता सूची का पवित्रीकरण, कुछ और एंगल्स हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सर, योगी जी क्या कह गए, ये किसको संकेत दे गए, तैयारी या कुछ और? कैसे देखते हैं सर आप? आज से लगभग 20 साल पहले जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब आरएसएस के एक बड़े विचारक थे जो बीजेपी में महामंत्री संगठन थे, और अटल जी से मतभेद के चलते उनको पार्टी से बाहर होना पड़ा। उनका नाम था के गोविंदाचार्य। और गोविंदाचार्य जी बीजेपी की कार्यशैली को 5 शब्दों में परिभाषित करते थे: चिंतन, मंथन, बैठक, भोजन, विश्राम। तो अब की बार विश्राम को ज्यादा ही हो रहा है। और विश्राम क्यों हो रहा है, मैं साफ साफ कहता हूं, योगी जी से भी ज्यादा साफ कहता हूं, जो कुछ बीजेपी में ये संकट एसआईआर को लेकर खड़ा हुआ है, इसके सीधे सीधे बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जिम्मेदार है। आपने 1 साल से अधिक जो है यूपी के बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव को डिले किया। उसके चलते पूरी जो संगठन की पूरी चेन है, राज्य में है, जिले में है, मंडल में है, और जिले में भी उनका संगठन जो है कई स्तर पे होता है। जिला होता है और फिर उसमें तहसील होती है, मंडल होता है, नगर होता है। वो सारा का सारा चेन जो है गड़बड़ा गया आपका। तो चूंकि चुनाव हुआ नहीं था, और जितने पार्टी के पदाधिकारी थे वो सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। हम जमाने से सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से अधिक हो गया, पन्ना प्रमुख। कभी पन्ना प्रमुख देखा है आपने गोरखपुर में? हमने तो लखनऊ में कभी नहीं देखा। वह पन्ना प्रमुख है। जब नवंबर में जब यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवनीत रेणुआ ने बैठक बुलाई,
तब बीजेपी सबसे आगे थी कि हमने साहब 1.25 लाख या 1,20,000 बीएलए अपॉइंट कर दिए हैं, बूथ लेवल एजेंट। और उसके बाद नंबर था समाजवादी पार्टी का 18-20 हजार, और बहुत कम संख्या थी कांग्रेस की, उससे कम और वही संख्या थी बहुजन समाज पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने बहुत लंबी संख्या नहीं बताई थी, लेकिन उनके लोग सबसे आगे निकल गए और वो काम कर रहे हैं। तो जब संगठन में पूरा चारों ओर कंफ्यूजन था, और आपने जो है दिसंबर के तीसरे हफ्ते में प्रदेश का अध्यक्ष का चुनाव किया, और अभी तो और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी भी उन्होंने ठीक से कार्यभार नहीं संभाला है। अभी वो लोकसभा और संसद की कार्यवाही में व्यस्त हैं। वो आज जो है संसद के दोनों सत्र इंडेफिनिटली एडजर्न हो गए हैं, तो शायद अब वो इस्तीफा दे करके अगले हफ्ते या इस हफ्ते के अंत में या क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वो कार्यभार संभालेंगे। तो जब बीजेपी में संगठन की इतनी स्पष्ट आइडेंटिटी है, बीजेपी के में संगठन का जो एजेंडा है और जो कार्यसूची है और जो कुल उसका जो उसका आयाम है, जब इतना डिफाइंड है, सब कुछ पार्टी का जो पूरी ताकत है, पार्टी का जो अतीत है, जो वर्तमान है, और जो ये सब संगठन ने दिया है। बीजेपी हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में जो चुनाव जीती है, वो वो चुनाव आयोग के बल पे नहीं जीती है, अपने संगठन की ताकत, उस संगठन के परिश्रम पे जीती है। उसने चुनाव जीता है। और जो अटल जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ना तो चुनाव हारती है, ना जीतती है, भारतीय जनता पार्टी सीखती है। और यूपी में ये सीखने वाली प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है पिछले 2 सालों से। और जून 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको झटका लगा। आप सब जो है आराम से बैठे हुए थे। योगी जी ने कहा 35 कैंडिडेट्स को बदलो। केंद्रीय नेतृत्व जो है कुछ ज्यादा ही था भरोसे में, अब की बार 400 पार। और यूपी में जितनी सीटें कम हुई बीजेपी की लोकसभा में, उतनी ही सीटों से बीजेपी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। 240 मिली, 272 चाहिए, और यूपी में 33 सीटें कम हो गई। क्या सबक लिया आपने उससे? उसके बाद भी 1.5 साल बाद भी आपने नया अध्यक्ष चुनने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। तो जब संगठन में कोई काम ही नहीं हुआ, और संगठन में हर आदमी को ये पता नहीं है कि वो दोबारा नए अध्यक्ष की टीम में शामिल होगा या नहीं होगा। जिला अध्यक्ष तो आपने अपॉइंट कर दिए थे, लेकिन जिस तरीके से वेल ऑयल्ड जो आपकी संगठन की मशीनरी है, वो एकदम इस समय उसमें जंग लगा हुआ है। उसमें उसमें ऑयली ग्रीसिंग नहीं हुई है। उसका परिणाम है कि आपके बीएलए एक भी मैदान में दिखाई नहीं पड़े। मेरा अपना मामला है कि जब मेरे पास फॉर्म नहीं आया, तो मैंने अपने पुराने बीएलओ को फोन किया, बूथ लेवल अफसर को। उसने कहा कि सर अब आपका बूथ मेरे पास नहीं है। उसने नए बीएलओ का नंबर मुझे दिया, मैं उसके पास गया। उसने मुझे और मैंने तो उसके पास मेरा रिकॉर्ड नहीं था। मैंने उसको अपना वोटर आईडी कार्ड दिया। उसने नंबर से मेरा नाम रोल से निकाला। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, तीनों का निकाला उसने। और अगर मैं नहीं जाता, तो वो केवल ये लिख के डाल देता कि ये तो एब्सेंट है या ट्रेसेबल नहीं है। खत्म हो जाता मामला। तो ऐसे कितने लोगों ने किया। तो असली समस्या ये है कि एसआईआर अगर अनाउंस हो गया था, तो उसके पहले अगर बीजेपी के इतने जो पन्ना प्रमुख थे, जो कलराज मिश्रा के जमाने से नारा था 1991 से, एक बूथ 20 यूथ, कहाँ गए सब वो? जब एक बूथ में 20 यूथ आप रख रहे थे, वो गए कहाँ? वो दिखाई क्यों नहीं पड़े यूपी में? तो अगर अगर एक बूथ में एक यूथ भी होता, तो कम से कम मेरे पास तो उसके पास एसआईआर अनाउंस होने के पहले, जब एसआईआर की अधिसूचना जून 2025 में जारी हो चुकी थी, और एसआईआर का काम बिहार में जो अगस्त में शुरू हो गया था और सितंबर में समाप्त हो गया था। तो ये संदेश और ये संकेत चुनाव आयोग दे चुका था, ये अन्य राज्यों में होगी। तो यूपी में जितने भी पन्ना प्रमुख हैं, ये जो एक बूथ 20 यूथ हैं, उनके पास कम से कम अपने बूथ के मतदाताओं की सूची होनी चाहिए थी ना। क्या 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 कहीं दिखी आपको? यूपी में मुझे कहीं नहीं दिखी, मैंने पता भी किया। और सारा का सारा काम आपने सौंप दिया बीएलओ के ऊपर, जो कि सरकारी कर्मचारी होता है। बीएलओ जो है चूंकि आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, तो बीएलओ आपकी पार्टी का नौकर तो नहीं हो गया। तो जब बीएलओ और बीएलए साथ काम नहीं करेंगे, तो वही होगा जो योगी जी ने कहा है अभी 1 हफ्ता पहले, कि जी। यूपी में आबादी 16 करोड़ है, 25 करोड़ से अधिक है। हम्म।
15 करोड़ 40 लाख वोटर थे 1 जनवरी 2025 को। आज ये संख्या होनी चाहिए थी 16 करोड़। लेकिन हो गई जो 12। एसआईआर हुआ है उसमें नंबर आया है निकल के 12 करोड़। 12 4 करोड़। करोड़ वोटर कम है। और इस 4 करोड़ वोटर में 85% वोटर, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने कि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो योगी जी ने आईना दिखाया ना। लेकिन हम्म। अपनी संगठन की अक्षमता, अपनी फेल्योर को देखने के बजाय अब तुरंत जो है कानाफूसी बीजेपी में शुरू हो गई कि योगी जी ने पहले ही दिन जो है अध्यक्ष का काम लगा दिया। योगी जी ने पहले ही दिन अध्यक्ष को काम सौंप दिया कि भाई देखिए तुम तो, कि देखो तुम्हारा आपके पहले वाला अध्यक्ष तो एकदम ने तो कोई काम किया नहीं, अब तुम आगे संभालो। योगी जी ने ये बयान देने के 2 हफ्ते से पहले वो लगातार, योगी जी अकेले मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं यूपी के इतिहास में जो लगातार दौरे पे रहते हैं। बिल्कुल। ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब वो 4 या 5 जिलों में नहीं जाते हैं। और उन्होंने इस बयान देने के पहले 5 मंडलों का दौरा किया था और हर मंडल में उन्होंने हर जिले के जिला अध्यक्ष को बुलाया था और सिटिंग ऑफ फॉर्मर एमएलए, सिटिंग इन फॉर्मर एमपीज और जो भी जिले के प्रमुख नेता हैं सबको बुलाया था और सबसे कहा था एसआईआर के काम में आप लोग तेजी लाएं। अब बीजेपी में संगठन तो अपने को बहुत सुपर पावर समझता है, सुपर ह्यूमन समझता है और वो कहेंगे साहब जो है आप तो जो है संगठन के काम में दखल दे रहे हैं। तो ये काम कौन हम्म। करेगा भाई? तो ये काम योगी जी ने किया। समस्या ये है कि संगठन बिल्कुल। आपका निष्क्रिय पड़ा रहा और उसने कुछ किया नहीं और योगी जी ने केवल आईना दिखाया कि ये आपको काम करना चाहिए था, आपने नहीं किया। और एक बात जो आपने नहीं कही कि दिसंबर 11 को एसआईआर की अवधि समाप्त हो रही थी, उस दिन तक सारे फॉर्म जमा हो जाने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन ने कई राज्यों में समय बढ़ाया, सर्वाधिक यूपी में बढ़ाया, 2 हफ्ते का समय बढ़ाया। बिल्कुल। यहाँ पे एसआईआर की अवधि समाप्त हो रही है दिसंबर 25 को, जी। आज दिसंबर 19 है। तो इतना समय और ये बात जो है पब्लिकली कोई नहीं कहेगा, लेकिन यूपी के इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और यूपी के आईएएस अफसर्स ने और जो लोग इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने जाकर ये जो है इलेक्शन कमीशन से ये गुहार लगाई हम्म। कि ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। और जब मुख्यमंत्री ने जाकर के मंडलों में इसकी समीक्षा की, मुख्यमंत्री यूपी के पॉलिटिकल हेड हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुला करके किसी भी योजना के बारे में, किसी कार्य के बारे में ब्यौरा मांगना, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका दायित्व है। तो अगर मुख्यमंत्री डिविजनल कमिश्नर्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ कितने बीएलओ हैं, कितने बीएलओ कितना काम कर रहे हैं, कितने बूथ है आपके यहाँ, कितने बूथ में डिजिटाइजेशन पूरा हो गया, कितने बूथ में कितने फॉर्म बढ़ गए, कितने वापस आ गए, कितने वापस नहीं आए, कितने नहीं बटे, ये उनकी ये उनका एक सामान्य कार्य है मुख्यमंत्री के लिए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता के जो अध्यक्ष प्रदेश के हैं श्री अजय राय, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो चुनाव आयोग के कार्य में दखल दे रहे हैं और उन्होंने एक लंबी चौड़ी पिटीशन ड्राफ्ट कर डाली कि वो जाके चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कराएंगे। अक्सर उनको मुद्दा चाहिए कि केवल खबरों में बने रहना है। और समाजवादी पार्टी प्रतिदिन एक ना एक जिले का ज्ञापन सौंप रही है मुख्य चुनाव अधिकारी यूपी को। जरा पता करिए बीजेपी ने कितने ज्ञापन दिए हैं यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। कोई बता नहीं पाएगा आपको, एक नहीं दिए। तो जो आप आत्ममुग्ध की स्थिति में थे, आप जो है बड़े प्रसन्न थे कि अब तो हमने बिहार भी जीत लिया और हमने हरियाणा भी जीत लिया, महाराष्ट्र भी जीत लिया, दिल्ली भी जीत लिया, अब हम बंगाल भी जीत लेंगे और अब तो हम जो है केरल में भी हमारा मेयर हो गया, तिरुवनंतपुरम में, तमिलनाडु में भी हमारी स्थिति बहुत है। यूपी में क्या स्थिति है आपकी? तो यूपी में जो जो फैट आ गया है, जो चर्बी आ गई है और चर्बी आ गई है इलेक्शन में डिले होने की वजह से। अगर अध्यक्ष प्रदेश का अगर अगर अपने समय रहते 6 महीने पहले चुन लिया गया होता, उसकी नई टीम आ गई होती, सब लोग अपने काम में लग गए होते, सबका कार्यक्षेत्र का निर्धारण हो गया होता, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब अब नए-नए अब जैसे कि प्रयागराज में मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का कई कॉलोनीज हैं। वहां पे 4,000 से ज्यादा फॉर्म बटे, 2 हफ्ते तक एक भी फॉर्म लौटा नहीं। और उसके बाद जो है ये बात बीजेपी के लोगों को खबर हुई, तो वहां पे सोसाइटी के लोगों ने कह दिया कि कोई बीजेपी वाला गेट पे है उसको अंदर मत आने देना, उनको रोक लेना। यही गाजियाबाद में हुआ।
और वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े गर्व से बता रहे थे, यार देखो हमारे इतने हजार वोटर छूट गए। और गाजियाबाद तो आप जानते हैं पूरा पूरा जो है गेटेड कम्युनिटीज हैं, वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्कुल, फ्लैट्स, एक 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 सोसाइटी में 400 500 800 फ्लैट्स हैं। तो ये संगठन की अक्षमता है। योगी जी ने केवल चेताया था कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कार्य था, जो आपने समय रहते पूरा नहीं किया। और अभी भी आप देखिएगा बड़ी संख्या में, लखनऊ में भी ऐसा हुआ है, गोमती नगर में कई इलाकों में जब लोग नहीं किसी का रिस्पांस नहीं आया, तो उनको नोटिस जारी किया चुनाव आयोग ने, जैसे नोटिस जारी किए गए थे बिहार में और बंगाल में। तो हम्म, ये सब जो है संगठन को जितना काम करना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ है। इसके कारण ये बाधा आ रही है। हाँ, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की उम्मीद के बरखिलाफ कुछ ज्यादा ही तत्परता और एफिशिएंसी दिखाई है, और उन्होंने अपने वोटर के नाम जुड़वाने में और ये एसआईआर फॉर्म को लोगों तक बंटवाने में, उसको भरवाने में, और बीएलओ में के पास जमा कराने में, और रोल को रिवाइज कराने में, डिजिटाइज कराने में उन्होंने बहुत ही सक्रियता से काम किया, जो बीजेपी के लोगों ने नहीं किया। अब बिल्कुल, बीजेपी के लोग क्या कर रहे थे? वो लोग चिंतन, मंथन, बैठक, भोजन, विश्राम कर रहे थे। तो ये 5 सूत्री कार्यक्रम से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। चिंतन मंथन का काम दिल्ली में हो रहा है, वो पर्याप्त है। आप केवल जो है क्या आप केवल जो दिल्ली में चिंतन मंथन हो रहा है, और उससे जो निष्कर्ष निकल रहा है, वहां से जो आपको निर्देश निकल रहे हैं, आप उस पे काम कीजिए। काम हुआ नहीं बिल्कुल, है। और अगर यूपी में अध्यक्ष के पद के चुनाव में विलंब हुआ, तो इसके लिए क्या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार तो अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, या बिल्कुल, जेपी नड्डा है। जिन लोगों ने नितिन नवीन को चुना है कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के लिए, उन्हीं लोगों को तो यूपी का अध्यक्ष तय करना था। तो इसके लिए योगी जी क्या करेंगे भाई? हम्म, तो इसलिए ये जो है, ये जानबूझ के घुमाना कि यूपी में बीजेपी के लिए सरदर्द बन गया है और बहुत चिंता हो रही है, इट इज योर क्रिएशन। ये आपकी इनएफिशिएंसी से क्रिएट हुआ है ये। और ठंड तो अभी शुरू हुई है 2 दिन पहले, उसके पहले शीतलहर कहाँ थी? बिल्कुल, बताइए सर, ठंड कितनी पुरानी यूपी में है? आज तो तीसरा ही दिन तो है। तीसरा ही है, बिल्कुल, तो संगठन का जो काम होता है, वो बालू में तेल डालने के समान होता है। डालते जाइए, कोई उसकी सीमा नहीं होती है। लेकिन उसका हम्म, परिणाम जब आता है, वो चुनाव के बाद आता है। जब लोकसभा बिल्कुल का ठीक, चुनाव होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है। तो समस्या ये है। और अभी हम्म, भी नया अध्यक्ष आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन उसको भी अपनी नई टीम बनाने में, सक्रिय होने में महीना भर समय लगेगा ना। और जो बिल्कुल है लगेगा, तो और फिर ये है कि साहब वो जो है मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, और अध्यक्ष जो है वो महाराजगंज के हैं, रहते गोरखपुर में हैं, और गोरखपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। और लोगों अच्छा, हमारा जो है यूपी के लोगों का और पूरे देश के लोगों का 1989 में कांग्रेस के कोलैप्स के बाद जिस तरीके से यहाँ पे छोटी-छोटी पार्टियाँ उभरी हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ, जातीय आधारित, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, और आपका ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, ऐसी ऐसी पार्टियाँ उभरी हैं। तो यहाँ पे राजनीति का मतलब चुनाव होता है, बस। हम्म, राजनीति का मतलब केवल होता है कि कौन कितनी सीटें जीता, कौन कितनी सीटें हारा। भारतीय जनता पार्टी को 1991 में पहली बार बहुमत मिला, 91 में। दूसरी बार बहुमत पाने में उनको 26 साल लग गए, 26 साल हो फिर गए, 2017 में मिला। तो ये 26 साल का जो गैप है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ये 26 साल बीजेपी बहुमत से बाहर क्यों रही? ज ज जरा पूछिए किसी भाजपा के बड़े विद्वान नेता से, क्या कारण थे? और इस 26 सालों हम्म, में बीजेपी में जो उस समय जो 91 की में जिस पीढ़ी के नेता थे, उसका नेता आज केवल एक बचा है, वो भी केंद्र में मंत्री है, उसका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, बाकी एक नेता नहीं बचा। तो ये जो प्रोसेस है बीजेपी का, इसके बारे में भी कभी चिंतन मंथन, बैठक, भोजन होना चाहिए ना? कभी हुआ? तो केवल जो है बिल्कुल, वो साल में 12 महीने इससे काम नहीं चलेगा ना, कि हमने 80 करोड़ लोगों को जो है निःशुल्क भोजन दिया है, गेहूँ-चावल दिया है, हमने इतने करोड़ लोगों को आवास दिया है, इतने करोड़ लोगों को हमने गैस कनेक्शन दिया है। अच्छी बात है, दिया है। इट इज़ द ड्यूटी हम्म, ऑफ द स्टेट टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, एंड इफ यू आर इन पावर, तो ये ज़िम्मेदारी आप ही की है। ये बात, और ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के
यूपी में पिछले 8.5 साल या पौने 9 सालों में और मोदी जी के 11.5 सालों में एक सबसे बड़ा गुणात्मक परिवर्तन ये आया है कि अब केवल जात के आधार पर जाति को गोलबंद करके यूपी की राजनीति नहीं की जा सकती। नहीं की और जा मेरा सकती। और मेरा सीधा जो फॉर्मूला है कि भारतीय जनता पार्टी की समावेशी इंक्लूसिव राजनीति, जिसका नाम दिया गया है सबका साथ सबका विकास, उसने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के झंडे से जो जाति का डंडा था वो बीजेपी ने चोरी कर लिया। अब वो जाति अब इन पार्टियों के लिए अपना झंडा लहराना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसमें जाति का डंडा नहीं रह गया अब। लेकिन अभी भी जो कुछ भी समाजवादी पार्टी को यूपी की राजनीति में जो कुछ भी उम्मीद आशा है, वो केवल जाति के आधार पर मोबिलाइजेशन ही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी का ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई मजरा नहीं होगा जहां एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को, दो परिवारों को किसी ना किसी योजना का लाभ न मिला हो। स्टेट पहुंचा है। और एक बिल्कुल। इकोनॉमिस्ट ने लिखा था 2019 में कि जो लोग ये राहुल गांधी जो रफाल के ऊपर चौकीदार चोर की कैंपेन चला रहे हैं, ये एकदम हवाई है, इसका जमीन पे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ने वेलफेयर योजनाओं के जरिए गांव-गांव में आम नागरिक से जो टच पॉइंट हैं, वो इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि लोग समझते हैं कि ये सरकार क्या-क्या देगी हमको। एक आया, आप भी कुंडी खटकाई, क्या क्या कौन है भाई? लो फ्री में आवास लोगे? हाँ, लेंगे। अगले दिन एक और आया, कुंडी खटकाई, भाई फ्री में बिजली कनेक्शन लोगे? हाँ भाई, लेंगे। फिर एक आया, क्या भाई वो फ्री में टॉयलेट लोगे? हाँ भाई, लेंगे। फिर एक अगले दिन आया, क्या भाई वो फ्री में तुम लोगे एलपीजी कनेक्शन? हाँ भाई, लेंगे। फिर नेक्स्ट डे आया, क्या तुम फ्री में पानी कनेक्शन लोगे? हाँ भाई, लेंगे। फिर एक आदमी आया, क्या भाई तुम आयुष्मान भारत में जो है क्या फ्री बीमा योजना का लाभ लोगे? हाँ भाई, लेंगे। फिर एक आदमी आया, वो क्या तुम पीएम किसान सम्मान योजना में साल में 6,000 रुपए लोगे? हाँ भाई, लेंगे। तो इसी तरह की 10 योजनाएं और हैं, है कि नहीं है बोलिए? तो बिल्कुल टच साहब, बिल्कुल। और आम नागरिक से हैं, बीजेपी ने इतने बढ़ा दिए हैं कि और कांग्रेस के पास क्या है? वो गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इन्होंने देखो इन्होंने मनरेगा समाप्त कर दी, महात्मा गांधी का नाम ही इन्होंने काट दिया। ये तो गांधी के दुश्मन है ना बीजेपी वाले। और जो मैंने योजनाएं आपको गिनाई, सबसे बड़ा अंतर आया है कि सारी सरकारी कार्यकलापों का, सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन को जो जिस तेजी से केंद्र सरकार ने डिजिटाइज किया है, उसमें अब करप्शन की संभावनाएं बहुत कम बेहद हो कम। गई। पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में जूते, मोजे, स्वेटर, स्टेशनरी और बच्चों के पैंट, यूनिफॉर्म खरीद के बांटता था। 40% कमीशन था। योगी ने सब समाप्त कर दिया, सीधे 5,000 रुपया हर बच्चे के खाते में जा रहा है ना। तो और ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो अपने बच्चे के लिए जूता, मोजा और स्वेटर नहीं खरीदेंगे? तो ये चेंज आया ना। अब बिल्कुल इसके है। बारे में कोई बात नहीं करता। अगर साल में 5,000 करोड़ रुपया प्राइमरी स्कूल के विभाग के बजट से खातों में लोगों के जा रहा है, तो ये चेंज आया ना। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संगठन जो है वो अपना केवल चिंतन मंथन, बैठक, भोजन, विश्राम में व्यस्त हो जाए। वो अपना काम करे, लेकिन संगठन को कमांडर चाहिए। कमांडर आपको जो है आपको जो है आपको दिशा बताएगा, आप काम करिए। जब कमांडर जो है पूरी यूपी का दौरा करेगा, जब अध्यक्ष जो है वो कहेगा आज हम जा रहे हैं वाराणसी मंडल के दौरे पे, आज हम जा रहे हैं मेरठ के, आज हम जा रहे हैं अलीगढ़ के, आज मुरादाबाद के, आज बरेली के, तो वहां जिले के लोग जुटेंगे। वो जाएगा, समीक्षा करेगा, भाई क्या स्थिति है, कितने बीएलए हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, उनका ब्यौरा कहाँ लाइए। जब ये सब काम कुछ हुआ ही नहीं, तो यही सब होगा अगर ये सब काम हुआ होता, तो आज हम लोग चर्चा क्यों कर रहे होते? बिल्कुल सही बात है। और योगी जी क्यों कहते? सबसे बड़ी बात ये है। योगी जी क्यों बोलते? सूबे के मुखिया हैं, वो क्यों कहते? और क्या उनको ये योगी नहीं जी पता ने था कि ये केवल मैं है, पब्लिक डोमेन में बात योगी जी जाएगी? ने और केवल जो केवल फैक्ट शीट है, वो सामने हाँ, रखी थी। और बिल्कुल। जो लोग अखाड़ेबाज हैं, वो उसमें पॉलिटिकल निहितार्थ ढूंढ रहे हैं। अरे योगी जी ने पार्टी हित में बात की थी, पार्टी के संगठन एग्ज़ैक्टली। के हित के बारे में बात की थी। उन्होंने कोई अपने हित की बात नहीं की थी। बिल्कुल। तो और कुल साहब, ये मामला है। बिल्कुल।
मैं तो ये कह रहा हूँ कि योगी जी को कहते समय ये नहीं पता था कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाएगी और विपक्षी भी और बाकी लोग भी ये कहेंगे कि लीजिए साहब यहाँ सरकार बनाम संगठन चल रहा है। योगी जी जानते हैं, लेकिन इसीलिए ये बात आपने जो कही ना कि वो चेता रहे हैं, वो चाहते हैं कि अहित ना हो पार्टी का। वो चाहते हैं कि 27 का चुनाव जो सामने आ रहा है उसकी तैयारी हमारी पूरी रहे। और आपने अपना निजी उदाहरण दिया बीएलओ का एसआईआर में, मैं अपना दे रहा हूँ। मेरे यहाँ 4 वोट है, हुँ, मेरा, मेरी पत्नी का, मेरी माता का और मेरी बेटी। नहीं आया, एसआईआर का फॉर्म मेरे यहाँ नहीं आया था साहब। हुँ, और मंदिर से जो हमारा पैतृक शहर है गोरखपुर, 300 साढ़े 300 मीटर की दूरी है मंदिर की। नहीं आया, मैं खुद गया बीएलओ तक और जाने के बाद मैंने औपचारिकता पूरा की। और आपको पिछले विधानसभा चुनाव की एक बात बता रहा हूँ। गोरखपुर में 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक शहर और एक ग्रामीण। मंदिर जिस लोकसभा विधानसभा सीट में आता है, वहाँ के स्थानीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके जीतने का मार्जिन 4000 कुछ वोट था। हुँ, तो मुख्यमंत्री जी मतदाता को निकाल के नहीं लाएंगे। हुँ, मुख्यमंत्री प्रशासनिक अमला संभालते हैं और निश्चित तौर पर यहाँ काडर की कमी है। आप इतने लंबे समय तक अध्यक्ष नहीं देंगे। और यकीन मानिए सर, पिछले कम से कम 3 चुनाव से मैं कह रहा हूँ, मेरे घर मतदान की जो पर्ची होती है, वो संगठन की तरफ से नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ, अब सुविधा है कि मेरे यहाँ भी मोबाइल पे कभी नहीं निकल आती जाती है तब आप वो हमेशा दे जाता है। हाँ, नहीं आया। तो निश्चित तौर पर आपके पास एक ऐसे हुँ, मुख्यमंत्री हैं जो योग पद से चल के राजपथ तक आए हैं और ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी, इनकी डिलीवरी की पॉलिटिक्स है। और मोदी ने खुद ही कहा सर कि ड्रामा वर्सेस डिलीवरी। बिहार में डिलीवरी हुँ, की ही राजनीति ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतिहास बदल दिया बिहार का। लेकिन निश्चित तौर पर योगी हुँ, जी जो कह रहे हैं, एक सन्यासी जो कह रहे हैं, ये पार्टी हित में है। और जितनी जल्दी भारतीय जनता और आपने वो जो 5 अवय इनके शौक बताए ना, हम लोग इसको सुना करते नहीं, थे नहीं, शौक आरएसएस नहीं, के लिए कि आरएसएस के 3 ही काम, बैठक, कार्यशैली, भोजन और विश्राम। चिंतन-मंथन, बैठक, भोजन, विश्राम, ये कार्यशैली थी बीजेपी की। तो सर आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, हमने जो सुना था वो आरएसएस के लिए सुना था, संघ के बारे में कहा जाता था। और बड़ा मजाकिया लहजे में लोग आपस में ही संघ वाले ही कहते थे कि आरएसएस के 3 ही काम, बैठक, भोजन और विश्राम। तो आपने तो उसमें 2 तत्व और जोड़े और बीजेपी के लिए कहा। तो हाँ, हाँ। तो सर क्या ये ये योगी जी ये के इस ये चेताने के प्रॉब्लम बाद कुछ बीजेपी गर्मी आ जाएगी की। संगठन में? नहीं, तेजी तो आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, और जो धर्मपाल सिंह जो है महामंत्री संगठन, वही इस बारे में में कर रहे हैं। और जो है और मुख्यमंत्री ने जो है उसके बाद भी कहा है सारे विधायकों से हुँ, कि क्षेत्रों में जाइए और अपने अपने क्षेत्र में काम जो है जो इसको देखिए। और ये जो आपका विंटर सेशन है जो आज शुरू हुआ है, आज तो पहला दिन जो है जो आजमगढ़ के विधायक थे सुधाकर सिंह, उनका पिछले हुँ, महीने देहांत हो गया था। तो उनको श्रद्धांजलि के बाद आज की कार्रवाई तो एडजर्न हो गई। और कल परसों छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे। मंडे को आएगा अनुपूरक बजट 2025-26 का। हुँ, और उसके बाद हुँ, जो है 2 दिन और चर्चा होगी। करीब 9 ऐसे अध्यादेश हैं जो पिछले 4 महीनों में प्रोमलगेट हुए हैं। वो सब बिल में कन्वर्जन के लिए पेश किए जाएँगे और 24 को लास्ट डे है। हुँ, और 25 को लास्ट डे ऑफ द एसआईआर है। एसआईआर तो है। अभी भी हुँ, बहुत काम बाकी है। अभी भी बहुत काम बिल्कुल। बाकी है और मुझे लग रहा है कि ये भी और बढ़ेगा ये। हाँ, सर मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई प्रशासन के लोगों से। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और सर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है, हैं? जहाँ पर 18 करोड़, 16 करोड़ वोटर, अभी 12 करोड़ आए हैं। तो निश्चित आप सोचिए बंगाल में 7 करोड़, कहीं जो है 6 करोड़, तो इस तरह से वोटर हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ मुझे भी पूरी उम्मीद है, यूपी लेकिन में इ ज़्यादा समस्या बड़े शहरों में है, ग्रामीण इलाकों में एनसीआर्स में समस्या नहीं यस, है। यस, यस। बड़े और एक शहरों में समस्या और है समस्या है सर, कि एक समस्या हाँ, और है। ये जो एसआईआर में क्या हो रहा है कि जो दिल्ली जो एनसीआर का इलाका है या बड़े शहरों में है, वो एक बहुत बड़ी आबादी दूसरे प्रदेशों की है जो यहाँ आके नौकरी पेशा करती है और यहाँ बसी हुई है। भाई एनसीआर के हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से लगाइए तो फिर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये सब क्या है ये इलाके? और वहाँ के लोग अपने मूल स्टेट्स में नाम चाहते हैं।
इस वजह से भी वो एसआईआर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कि नहीं साहब हमें यूपी का वोटर नहीं बनना, अगर हम बंगाल के हैं, हम बिहार के हैं, हम वहाँ के हैं, तो हमें वहाँ का वोटर बनना है। और यही वजह है कि योगी जी ने बताया कि तुम्हारे 80-90% तुम्हारे हैं, तो या तो भाई जाके उनको कन्विंस करो कि भाई रहना तुम्हें गौतम बुद्ध नगर में है, तो आपका फ्लैट यहाँ है, आपका मकान लखनऊ में है, आप मेरठ में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, तो आप यहाँ के मतदाता बनिए, बल्कि वहां अपने नेटिव का छोड़िए। तो इसमें कोई सरकारी कर्मचारी तो करेगा नहीं दर्शकों, बीएलओ का तो काम ये है नहीं, ये तो बूथ लेवल एजेंट का काम है। और सर ने बड़ा सही कहा, पन्ना प्रमुख कहाँ है साहब, ये मानते हैं कि आप संगठन के धनी व्यक्ति हैं, ये मानते हैं कि अमित शाह जी ने इसी उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा किया और 2014 में लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा देखने को मिला। हम ये मानते हैं कि आपके पास अभी भी सबसे बड़ा संगठन है। हम ये भी मानते हैं कि भट्ट सर ने कहा कि आप में जंग लग चुकी है, उसके बावजूद भी बीएलएज आपके सबसे ज्यादा हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और आपके बाकी अपोजिशन वो कोई बहुत पीछे नहीं है आपसे। और निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने में आप माहिर हैं। आपको 365 दिन 24/7 इलेक्शन मोड वाली पार्टी कहा जाता है। तो रफ्तार अपनी बनाए रखिए और ये आपका काम है। बाकी जनता तो अपना काम कर ही रही है साहब। भट्ट साहब ने अपना एसआईआर करा लिया, मैंने एसआईआर कराई है। दर्शकों आप भी बताइएगा नीचे कमेंट में कि आपके यहाँ पार्टी वाले ने कितना अप्रोच किया, संगठन ने कितना अप्रोच किया एसआईआर के लिए और आपने स्वयं किया कि नहीं। और हमारी एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म के तौर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आपसे भी कहें, अभी भी आज 19 तारीख है, 25 तारीख तक का समय है। जिन लोगों ने भी एसआईआर नहीं किया है, इस मुगालते में मत रहिए या इस बात पर भी मत रहिए कि पार्टी वाला आएगा हमारे ऊपर एहसान करेगा। नहीं, ये लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें हम मतदाता मालिक हैं, इसलिए हम मालिकों को अपना नाम मालिकाने रजिस्टर में रखवाना ये हमारी आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करने से पहले एक बार फिर वही नहीं हो रहा चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीरेंद्र नाथ भट्ट सर के साथ अगला जो एपिसोड या अगली चर्चा हम लेके आए तो उसकी सीधे नोटिफिकेशन आपको मिले। भट्ट सर, एक बार फिर मुझे मेरी तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दर्शकों प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम।